guys, a very happy new year to all of you. I hope you all are doing well. तो आज ही हमारा 9th लेक्चर है डिफरेंशिएबल मैनीफोल्ड्स के ऊपर और हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सटीरियर प्रोडक्ट। मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डाल दूँगी, तो आप लोग वो ज्वाइन कर लेना। टाइमली आपको सारे नोट्स वहीं पे प्रोवाइड भी हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने टेंसर्स के बारे में स्टडी किया था। उसमें एक टॉपिक था टेंसर प्रोडक्ट, तो वो चीज़ मैंने वहाँ पे भी एक्सप्लेन की थी और एक ग्लिम्स यहाँ पे भी देखते हैं। टेंसर प्रोडक्ट ऑफ टेंसर है क्या कि अगर मेरे पास कोई दो कोवेरिएंट टेंसर्स गिवन है, लाइक यहाँ पे मुझे ये थी हमारी कोवेरिएंट टेंसर्स की नोटेशन। ठीक है, अगर मैं इनका प्रोडक्ट करूँ तो हम लोग उसको इस फॉर्म के अंदर लिख के दिखा सकते हैं। ठीक है, इनका प्रोडक्ट इसमें बिलोंग करेगा और इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो ये था मेरा टेंसर प्रोडक्ट ऑफ टेंसर्स। ठीक है, दो टेंसर्स का टेंसर प्रोडक्ट हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब आगे ये लोग एक्सटीरियर प्रोडक्ट में क्या बोल रहे हैं कि जो दो टेंसर प्रोडक्ट होते हैं उनका अगर हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर करें, यानी कि द टेंसर प्रोडक्ट ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर प्रोडक्ट दो स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर्स का स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, द टेंसर प्रोडक्ट ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर इज नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर, वेयर एज द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर ऑफ सेम टाइप इज अ स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर ऑफ दैट टाइप। ये चीज़ मैंने पिछले लेक्चर में भी बताई। पी फॉर्म्स के अंडर ये देखो हमने यहाँ पे भी किया था कि अगर हम लोग दो स्क्यू सिमेट्रिक टेंसेस लें और उनका आपस में सम करें, कंडीशन क्या है कि दो स्क्यू सिमेट्रिक जो टेंसेस है ना मेरे, वो सेम टाइप के ही होने चाहिए। यानी कि दो स्क्यू सिमेट्रिक टेंसेस या तो वो कोवेरिएंट होने चाहिए या वो कॉन्ट्रावेरिएंट होने चाहिए। अब ये जो टर्म्स ही यूज़ हो रही हैं, टेंसर प्रोडक्ट, कोवेरिएंट, कॉन्ट्रावेरिएंट, ये सारी पिछले लेक्चर में कवर हो चुकी हैं, तो आप लोग प्लीज़ उसे एक बार रेफ़र करके इस वीडियो को फिर देखें। ठीक है, तो अगर मैं दो स्क्यू सिमेट्रिक टेंसेस लेती हूँ सेम टाइप के और उनका अगर सम करती हूँ ना, तो एट दी एंड जो रिज़ल्ट आएगा वो भी क्या होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर फॉर्म होगा, उसी टाइप का जिस टाइप के मेरे पास ये दो स्क्यू सिमेट्रिक टेंसेस थे। और साथ ही में ये भी बोला है कि अगर मेरे पास कोई स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर है और कोई स्केलर है, ठीक है, और अगर इन दोनों का यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर का और स्केलर का प्रोडक्ट करें हम लोग आपस में, तो एट दी एंड जो रिजल्ट आएगा वो भी एक स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर ही होगा, उसी टाइप का जिस टाइप का स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर हमने लिया था। ठीक है, तो यही चीज़ अभी दोनों चीज़ें इन्होंने इन लाइंस में लिखी। उसके आगे ये लोग क्या बोल रहे हैं, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर ऑफ एनी टाइप। अब मेरे पास कोई दो स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर है, ठीक है, अब वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं। अगर हम लोग उनका प्रोडक्ट करते हैं और एट दी एंड जो रिजल्ट आता है प्रोडक्ट करने के बाद वो भी एक स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर ही है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं इस प्रोडक्ट को, एक्सटीरियर प्रोडक्ट। एक्सटीरियर प्रोडक्ट का सेकंड नेम क्या है, वेज प्रोडक्ट। इसको हम लोग डिनोट किस तरीके से करते हैं, इस सिंबल से, यानी कि एक उल्टा वी। ठीक है, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर, ठीक है, दो स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर किसी भी टाइप के अगर हम लोग उनका प्रोडक्ट करते हैं और उस प्रोडक्ट का जो रिज़ल्ट है वो भी एक स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर ही बनता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं एक्सटीरियर प्रोडक्ट या फिर वेज प्रोडक्ट। उसको हम लोग बाय सिंबल एक उल्टे वी वाले सिंबल के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सटीरियर प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म्स। अभी जैसे मैंने थोड़ा एक्सप्लेन भी किया था पी फॉर्म के बारे में, उसी तरीके से अब हमें एक से ज़्यादा फॉर्म लेकर उनका एक्सटीरियर प्रोडक्ट परफॉर्म करके दिखाना है और उसका जो फॉर्मूला है वो बताना है। तो इसमें कैसे है कि अब सपोज़ हमारे पास अल्फ़ा क्या है, एक पी फॉर्म है। पी फॉर्म क्या था मेरे पास, एक स्क्यू सिमेट्रिक कोवेरिएंट टेंसर जिसका ऑर्डर पी होगा, उसको हम लोग पी फॉर्म बोलते हैं। इट मीन्स अब जो मेरे पास यहाँ पे अल्फ़ा है ये एक क्या हो गया, कोवेरिएंट टेंसर है जिसका ऑर्डर क्या है, पी। सिमिलरली मेरे पास एक बीटा है जो कि क्या है, जी फॉर्म, जी इसका ऑर्डर है और ये भी एक कोवेरिएंट टेंसर है।
तो अगर अल्फ़ा और बीटा का हम लोग एक्सटीरियर प्रोडक्ट यानी कि वेज प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उसको इसी सिंबल से डिनोट करते थे, शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख लिया, उसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। इसमें हर चीज़ का एक मीनिंग है, वो हमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए क्या है, मेरे पास एक ऑल्टरनेटिंग पार्ट है अल्फ़ा और बीटा के प्रोडक्ट का। जो एस पी प्लस क्यू है ये एक सिमेट्रिक और परमुटेशन ग्रुप है पी प्लस क्यू का, ठीक है। जो ये साइन है पाई, ठीक है, ये 1 होगा या -1 होगा, वो डिपेंड करेगा कि जो पाई की वैल्यू है वो इवन है या ऑड है। इन पर्टिकुलरली अगर अल्फ़ा और बीटा मेरे पास 1 फॉर्म है, 1 फॉर्म मीन्स उनका ऑर्डर अगर 1 है, ठीक है, तो अब ऑर्डर ही 1 है तो पी और क्यू की जगह पे 1 वैल्यू सब्सटीट्यूट हो जाएगी। यहाँ पे भी S1 हो गया, S1 भी जब परमुटेशन ग्रुप 1 तो एक ही बार आएगा। इसी को लिखने का सेकंड वे क्या है, इस तरीके से है। ज़्यादा जगह हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे, लाइक एक या दो जगह पे आगे चल के ये यूज़ होगा, बट वहाँ पे आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, बिकॉज आई नो ये चीज़ थोड़ी कन्फ्यूजिंग है अभी एक्सप्लेन करना, तो ये वहाँ पे जाके ईजिली आपको समझ में आ जाएगी। अब हमें एक्सटीरियर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करके देना है। हमें मालूम है कि जो एक्सटीरियर प्रोडक्ट है वो टेंसर प्रोडक्ट की हेल्प से ही हमने उसकी डेफिनेशन को डिफाइन किया था। ये देखो, द टेंसर प्रोडक्ट ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर्स, यानी कि जो एक्सटीरियर प्रोडक्ट की डेफिनेशन है वो टेंसर प्रोडक्ट से ही बनी है। उसी तरह अब हमें एक्सटीरियर प्रोडक्ट की भी प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करके देना है। तो उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे कि लेट अल्फ़ा बीटा और गामा आर पी क्यू और आर फॉर्म्स रिस्पेक्टिवली। मतलब अब अल्फ़ा है जो वो पी ऑर्डर का है, दैट इज़ टेंसर कोवेरिएंट टेंसर है, बीटा क्यू ऑर्डर का है और गामा आर ऑर्डर का है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें ये प्रॉपर्टी प्रूफ करके देनी है कि अगर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड कुछ इस तरीके से है तो मैं राइट हैंड साइड इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। अभी पीछे हमने देखा भी कि जो वेज प्रोडक्ट है यानी कि अल्फ़ा और बीटा का जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसी को यूज़ करते हैं इन प्रॉपर्टीज़ में। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हम, आप चाहो तो अलग अलग भी कर लो, लाइक सबसे पहले इसके ऊपर लगा लो, फिर जो आंसर आएगा उसके ऊपर कलेक्टिवली लगा लो, ठीक है। बट यहाँ पे एक ही स्टेप में किया है कि जहाँ जहाँ पे ये वी था हमारे पास, उल्टा वी था, वहाँ वहाँ प्रोडक्ट का सिंबल कर दिया और ए आ गया, यानी इसी फॉर्मूला से ये चीज़ बनाई। उसके बाद बस ब्रैकेट्स को शफल किया यहाँ पे और राइट हैंड साइड बन गई, क्योंकि एट दी एंड है तो ये भी प्रोडक्ट, तो अब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लिख दी यहाँ पे, तो ये चीज़ वेरीफाई हो गई, ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी है जो वो इम्पॉर्टेंट है इसकी, ये बाइलिनियर की प्रॉपर्टी आ जाती है कि हम लोग इसको इस तरीके से भी डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिया, सेम वही जहाँ जहाँ पे उल्टा वी है वहाँ पे प्रोडक्ट डाल दो, ए आ जाएगा बाहर, फिर ब्रैकेट को ओपन कर लो, ए को भी डिवाइड कर दो दोनों पार्ट्स में। एट दी एंड ये रही मेरी राइट हैंड साइड से मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, तो ये चीज़ भी वेरीफाई हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी सेम बाइलिनियर की ही है, अभी भी लेफ्ट हैंड साइड ली, जहाँ पे उल्टा वी था वहाँ पे प्रोडक्ट डाला और ए बाहर निकाला, ब्रैकेट्स को ओपन किया, उसके बाद ए को भी डिवाइड किया, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लिख दी, ठीक है। और यही चाहिए थी हमारे पास, बाइलिनियर की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके हमको दिखाना है कि अगर मेरे पास इस तरीके से अगर मैं ए, मेरे पास कोई स्केलर है, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो एट दी एंड राइट हैंड साइड में मैं उसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, यानी कि जो वेज प्रोडक्ट वाले अल्फ़ा और बीटाज हैं हम लोग उनको कंबाइन कर सकते हैं और स्केलर को अलग रख सकते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ली, जहाँ पे उल्टा वी था वहाँ पे प्रोडक्ट डाला, ए को बाहर निकाला, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में अल्फ़ा और बीटा वाली वैल्यू को एक साथ कर दिया, ठीक है। और ये थी, इसके साथ अब मैं अपनी राइट हैंड साइड बना सकती हूँ। अब मेरे पास वहाँ पे मेरी राइट हैंड साइड बन गई, उसी राइट हैंड साइड से मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली यहाँ पे, और यही मुझे राइट हैंड साइड प्रूफ करके देना था, तो फोर्थ प्रॉपर्टी भी मेरी वेरीफाई हो गई। अब जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास वो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि एट द एंड इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो हमें ये बताएगा कि जो मेरे पास एक्सटीरियर प्रोडक्ट है वो एंटी कॉम्पिटिटिव है, यानी कि कॉम्पिटिटिव नहीं होता, ये हमें प्रूफ करके देना है, ठीक है। इसमें है क्या कि अगर अल्फ़ा और बीटा का मैं वेज प्रोडक्ट लेती हूँ, ठीक है, तो एट द एंड हम लोग उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, -1 रेज़ टू पावर
P इंटू क्यू, P और क्यू क्या थे, अल्फ़ा और बीटा के ऑर्डर्स, तो इनके ऑर्डर का प्रोडक्ट इंटू इन्हीं का रिवर्स, ठीक है। तो ये प्रूफ करके देना है, और इसके लिए अब लेट क्या करना है, अल्फ़ा और बीटा ये, पर ये चीज़ें कहाँ से आई हैं ये दोनों, ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। लोकल कोऑर्डिनेट्स में हम टेंसर प्रोडक्ट को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज़ पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन की हुई है, तो आप लोग प्लीज़ एक बार उसको रेफ़र करना। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट उस प्रॉपर्टी में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू ये रही ऑर्डर P तक, उसके बाद बीटा की वैल्यू ये रही, इन दोनों को हमने आपस में प्रोडक्ट किया इन दोनों का, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ यहाँ पे E की पावर सारी की सारी यहाँ पे। उसके बाद मुझे मालूम है ये चीज़ कि अल्फ़ा और बीटा है जो उनकी जितनी भी वैल्यू वो सारी की सारी सिमेट्रिक नहीं है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यही चीज़ हम लोग कब से बोल रहे हैं ना कि सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी ये लोग होल्ड नहीं करते, ये एंटी सिमेट्रिक है। तो अब उसके लिए अब यहाँ पे क्या हुआ, जो ये P+1 और P है ना, इनकी पोजीशन हमने चेंज की है आपस में। तो अगर पोजीशन चेंज कर रही हूँ मैं तो एक नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये लोग सिमेट्रिक तो है नहीं है, तो यहाँ पे -1 लग गया। इसी तरीके से अगर बहुत सारी वैल्यूज़ को हम लोग इसी तरीके से शफल करेंगे और कंटिन्यू करते आएंगे ऑर्डर P तक, ठीक है, ऑर्डर P। अब यहाँ पे कैसे सारी वैल्यूज़ को शिफ्ट करते 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 हम लोग यहाँ तक पहुँचे कि अब मेरे पास जो P+1 है वो यहाँ पे है, I1 से लेके IB की वैल्यूज़, उसके बाद P+1 से P+2 स्टार्ट हो गया, और वहाँ से लेके N तक P+Q तक ये रही वो सारी वैल्यूज़। अब यहाँ पे इसकी पावर P आ गई, इसी तरीके से 2P आ गई, क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट चलता रहेगा। अब मैंने क्या किया, P+2 को शिफ्ट करते करते आगे यहाँ तक। सिमिलरली अगर 1 आया, 2 आया, 3, 4, एट द एंड QP आ जाएगा। QP कैसे किया मैंने, P+Q को भी शिफ्ट करते 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 यहाँ पे ले आई मैं। इट मीन्स अब मेरे पास जो भी जितनी भी बीटा की वैल्यू थी वो सारी की सारी अब आगे आ गई, और अल्फ़ा की वैल्यू पीछे हो गई। -1 रेज़ टू पावर P+Q, सॉरी P इंटू Q, ठीक है, और वेज प्रोडक्ट ऑफ बीटा एंड अल्फ़ा बन गया। और यही चीज़ राइट हैंड साइड पे मुझे प्रूफ करके देनी थी। लेफ्ट हैंड साइड से मैंने अब राइट हैंड साइड यहाँ पे फॉर्म करवा दी, जिससे ये भी क्लियर है कि जो एक्सटीरियर प्रोडक्ट है वो मेरा एंटी कॉम्यूटेटिव है, यानी कि कॉम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, तो आप लोग प्लीज़ इसे एक बार मार्क कर लेना। अब है सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी में हमें क्या बताना है कि अगर हम लोग वन फॉर्म की बात करें, वन फॉर्म हमने लिया है अल्फ़ा को, अगर हम लोग अल्फ़ा का वेज प्रोडक्ट अल्फ़ा के साथ ही करें तो जो रिज़ल्ट होगा वो ज़ीरो आएगा। ये प्रूफ करके देना है। तो इसके प्रूफ में हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस की थी एक्सटीरियर प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म्स वाले टॉपिक में, ये रही, ठीक है। ये दोनों अब सिक्स प्रॉपर्टी में लगेंगी। तो यहाँ पे प्रूफ में हमने अल्फ़ा और बीटा का वेज प्रोडक्ट किया, उसका फॉर्मूला लगाया, ठीक है। ये सेकंड प्रॉपर्टी जो और में करके दे रखी थी, ठीक है, ये वही आ गई। उसके बाद हमने इन दोनों को चेंज किया, कैसे, नेगेटिव साइन बाहर निकाल के, ठीक है। उसके बाद यही प्रॉपर्टी वापस से, ठीक है, तो बन गई लेफ्ट हैंड साइड, ये चीज़ आ गई। इसके बाद अब बीटा की जगह पे हम लोग अगर अल्फ़ा सब्स्टिट्यूट करते, ठीक है, तो ये चीज़ इधर जाके 2 लग जाएगा यहाँ पे, और इधर एज ए 0 पड़ा रहेगा, और ये चीज़ प्रूव हो गई हमारी, यही चीज़ प्रूव करनी थी। तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई। अब एक एग्ज़ाम्पल है हमारे पास कि अगर मेरे पास ओमेगा और थीटा दे रखे हैं ये, ठीक है, ये क्या है, वन फॉर्म है, और हमें क्या करना है, इन दोनों का वेज प्रोडक्ट करके इनकी वैल्यू फाइंड करके देनी है। तो W और थीटा की वैल्यू तो दे रखी है हमें, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट लगेगा, तो इन ऑल अगर देखा जाए तो हमारे पास टोटल में 9 वैल्यूज़ बनेगी इन सबका प्रोडक्ट करने के बाद। तो मेरे पास यही 9 वैल्यूज़ है। और ऊपर अभी सिक्स्थ प्रॉपर्टी में हमने वेरीफाई किया कि अगर दो सेम क्वांटिटीज़ के बीच में वेज प्रोडक्ट लगता है तो एट दी एंड रिज़ल्ट क्या है, 0 बनता है। तो अब
यहाँ पे देखो जैसे dx का वेज प्रोडक्ट है dx के साथ, dy का वेज प्रोडक्ट है dy के साथ, सिमिलरली dz का वेज प्रोडक्ट है dz के साथ। तो सिमिलरली ये 3 क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, तो ये ज़ीरो हो जाएंगी। इन तीनों को ज़ीरो किया, एट दी एंड हमारे पास कितनी क्वांटिटीज़ बची? 6 क्वांटिटीज़। अब यहाँ पे नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि ये एंटी सिमेट्रिक है। अब मेरे पास ये पहली वैल्यू है dx और dy, इन दोनों के बीच में मेरे पास वेज प्रोडक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वैल्यू है dy और dx। अब मुझे क्या करना है? इन दोनों को रिप्लेस करना है, एक दूसरे की इंटरचेंज करना है मुझे। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आया क्योंकि यहाँ पे मैंने इनको इंटरचेंज किया, और इंटरचेंज करने का पर्पस क्या था? ताकि हम लोग कॉमन निकाल सकें, ठीक है। इसी तरीके से dx और dz में इंटरचेंज हुआ, dy और dz में भी इंटरचेंज हुआ। दैट इज़ वाई मेरे पास अब यहाँ पे 3 नेगेटिव आ गए, और उसके बाद अब वैल्यूज़ कॉमन निकलेंगी। ठीक है, कॉमन निकलने के बाद हमारे पास यही हमें फाइंड करके देना था, और ये है क्या? 2 फॉर्म, ठीक है। तो यही चीज़ प्रूव करनी थी इसमें। अब जो नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, उसमें हमें ये प्रूव करके देना है कि जो मेरा एक्सटीरियर प्रोडक्ट है वो हर स्लॉट में लीनियर ही होगा। मतलब कि अगर जैसे सपोज़ मेरे पास अब हमने सिर्फ और सिर्फ ओमेगा नॉट और ओमेगा 1 इनकी ब्रैकेट ली है और बाकी सारी वैल्यूज़ को साइड पे रखा है, तो इस तरीके से हम लोग इनको ब्रेक करके लिख सकते हैं। अब अगर सपोज़ मैं ओमेगा नॉट का ओमेगा 2 के साथ करूं, तब भी ये लोग ब्रेक हो जाएंगे, और सिमिलरली सारी वैल्यूज़ के साथ कंटिन्यू करें तो भी ये लोग इस तरीके से ब्रेक हो जाएंगे। तो अब यही प्रूव करके देना है कि अगर ओमेगा 1 अप टू ओमेगा p मेरे पास मेरे 1 फॉर्म्स हैं और a और b मेरे पास स्केलर्स हैं, तो इन्हीं को आगे प्रूव करके देना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड गिवन है फ्रॉम डेफिनेशन। अब जहाँ जहाँ पे ये उल्टा v है वहाँ पे प्रोडक्ट लगाएं और a को बाहर निकालें। ब्रैकेट को ओपन कर लो नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद जो स्केलर है उसको साइड पे करके बाकी सारी वैल्यूज़ को साथ में कर दो। अब जहाँ जहाँ ये प्रोडक्ट का साइन है वहाँ पे वापस से उल्टा v, यानी कि राइट हैंड साइड से वापस से लेफ्ट हैंड साइड बना रहे हैं हम लोग फॉर्मूला की, और स्केलर को बाहर। तो इस तरीके से यही था मेरा फर्स्ट पॉइंट जो कि हमने प्रूव कर दिया। अब हमें इसी फर्स्ट पॉइंट की हेल्प से सेकंड पॉइंट को भी प्रूव करके देना। अब सेकंड पॉइंट की राइट हैंड साइड ली हमने। फर्स्ट पॉइंट में हमने ओमेगा नॉट का ओमेगा 1 के साथ पेयर अप किया था, अब यहाँ पे ओमेगा नॉट का ओमेगा 2 के साथ किया। जहाँ जहाँ पे भी उल्टा v है वहाँ वहाँ पे क्रॉस और a बाहर आ जाएगा। ब्रैकेट को ओपन कर लो मल्टीप्लाई करके, उसके बाद फिर से ब्रैकेट को ओपन करना है। अब जहाँ जहाँ पे प्रोडक्ट है वहाँ से फिर से वापस पे वेज और a चले जाएंगे और बाहर आ जाएंगे स्केलर्स, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ भी प्रूफ हो गई सेकंड स्लॉट के लिए। सिमिलरली इनको कंटिन्यू करना है सेम फैशन में। तो अब लास्ट स्लॉट हमारे पास क्या बनेगा? ओमेगा नॉट का ओमेगा p के साथ, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे भी उल्टा v है वहाँ वहाँ प्रोडक्ट और ब्रैकेट के बाहर a, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन कर लो, उसके बाद फिर से a को डिवाइड करना है। जहाँ जहाँ प्रोडक्ट है वहाँ पे वापस से वेज आ जाएगा और स्केलर्स बाहर आ जाएंगे। तो इट मीन्स हर स्लॉट के लिए हमने ये प्रूफ कर दिया कि अब एक्सटीरियर प्रोडक्ट है जो मेरा, वो हर स्लॉट के अंदर क्या होगा? एक लीनियर मैप ही फॉर्म करेगा। तो गाइज़ इस वीडियो में एक्सटीरियर प्रोडक्ट्स के लिए बस इतना ही। अभी इसके बाद एक और जो लेक्चर आएगा, ठीक है, वो एक्सटीरियर प्रोडक्ट पर ही बेस्ड होगा, यानी कि इस टॉपिक के ऊपर 2 वीडियोस बनेंगी। तो इसमें इतना ही, ओके।